कि क्या इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होने वाला है। क्या इस बार पाकिस्तान को वो सबक मिलने वाला है जिसके बारे में पाकिस्तान की पीढ़ियों ने नहीं सोचा होगा, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस बार होगा परमानेंट इलाज। पाकिस्तान के हुक्मरानों में, वहां की सेना में, वहां की आईएसआई में इस वक्त उनकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, उनकी रगों में तो खौफ दौड़ रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि भारत ने इस बार जिस तरीके से मल्टी प्रोंग एक्शंस लेकर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने की रूपरेखा तैयार कर दी है, वो पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक परिस्थिति आने वाले वक्त में लाने वाली है। पाकिस्तान के डर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देर रात मीटिंग्स होती हैं, देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रातों की नींद उड़ी हुई है। रात रात में ही एनएसए के नए चीफ को भी नए एनएसए का भी नाम सामने रख दिया जाता है। आसिम मलिक जो आईएसआई का चीफ है, उसे अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एनएसए बना दिया गया। और यह भी फैसला कब लिया गया? देर रात में लिया जाता है। यानी समझ में आता है कि रातों की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पाकिस्तान जिस तरीके से हाफिज सईद को अपनी सेना से सुरक्षा कवच दे रहा है, यह बताता है कि वहां पर हाफिज की नींदें भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान जिस तरीके से लाहौर और कराची जैसे इलाकों से कहता है कि कुछ समय के लिए एयर स्पेस बंद रहेगा, वो ये बताता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के पाले हुए स्टेट एक्टर्स किस तरीके से बिलबिला रहे हैं, डरे हुए हैं। भारत अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ बातें सामने रख रहा है, कुछ बातें अभी दबी हैं। जो दबी हैं वही पाकिस्तान की पसीने छोड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि पाकिस्तान इसी कदम से घबराया हुआ है कि भारत अपना अगला कदम क्या ले सकता है। हालांकि यह पाकिस्तान है साहब, इसका डीएनए कभी बदल नहीं सकता। अपनी बदमाशियों से, अपनी शैतानियों से, अपनी नापाक हरकतों से ये कभी बाज नहीं आने वाला है। आज भी इसने यही किया है। एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तानियों को, जैसे ही पहले सीसीएस की मीटिंग हुई थी, कहा गया था जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो सब के सब जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस लौटेंगे, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बना है। और ऐसे में भारत ने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अपनी इस समय सीमा को, जो कि 30 तारीख यानी कि कल समाप्त हो चुकी थी, उसे बढ़ा दिया अटारी बॉर्डर पे कि पाकिस्तानी नेशनल्स के पास अभी थोड़ा वक्त है, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जैसे मैंने कहा कि वो अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा, अपने ही लोगों के लिए अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है। वहां पर स्टाफ मौजूद नहीं है, उनके लोग यानी पाकिस्तानी तरस रहे हैं कि कैसे अपने देश में घुसा जाए, लेकिन वहां तो पाकिस्तान अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क में लेने से बच रहा है, जैसा कि उसने पहले किया था करगिल युद्ध में, अपने ही फौजियों को अपना मानने से इनकार कर दिया था। तो क्या इस बार भी पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों के साथ यही दगाबाजी कर रहा है? इन सब के बीच क्योंकि भारत ने यह ठान लिया है कि पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होना है, इसलिए जड़ तक पहुंचना भी जरूरी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक भारत तह तक जा रहा है। न केवल पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकियों को ध्वस्त करना है, बल्कि पाकिस्तान के पाले हुए आस्तीन के सांप जो हमारे देश के अंदर है, उन्हें भी चुन चुन कर पकड़ना है और उन्हें पूरी तरह से सिरे से खत्म कर देना है। यही वजह है कि एनआईए की बड़ी टीम की मौजूदगी कश्मीर में है। खुद डीजी साहब आज पहुंचे, बैसन घाटी का भी उन्होंने जायजा लिया, और जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर यह कहा जा रहा है बिना उनके सपोर्ट के ये हमला जो पहलगाम में हुआ, इस्लामिक आतंकी हमला, वो संभव नहीं था। इसीलिए उन ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। यानी भारत पूरी तरह से परमानेंट इलाज करने को तैयार है। भारत ने इस बार ठान लिया है कि ऐसा सबक होगा जो सदियों तक याद रहेगा। भारत ने प्रण ले लिया है कि आतंक को पूरी तरह से खत्म कर देना है। लेकिन इस प्रण में क्या कुछ चुनौतियां हैं, चुनौतियों पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के डर पर भी बात करेंगे। और जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है विश्व भर में, इस परिस्थिति का कितना बड़ा असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के खास गेस्ट पैनल भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। दिन हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान का गुस्सा आज भी वही है, सुलगता हुआ, धधकता हुआ। पहलगाम की वादियों में जिहादी हैवानियत ने जो जख्म दिए हैं
वो भूलना मुश्किल है। ना माफ होंगे। अब एनआईए मैदान में है। डीजी सदानंद दाते खुद वायसरन घाटी पहुंचे हैं, जहां हर सुराग खंगाला जा रहा है और सच सामने आ गया है। अरू वैली से बेताब वैली तक की रेकी, लेकिन निशाना बना वायसरन। क्यों? क्योंकि आतंकियों को पता था कि टूरिज्म के नाम पर यहां हिंदुओं को मारना आसान होगा। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। उधर भारत के एक्शन से मुल्ले मुल्क की रातों की नींद हराम है। पाकिस्तान का हाल देखिए। कभी रात 2 बजे आईएसआई चीफ की कुर्सी बदल जाती है, असीम मलिक को एनएसए बनाया जा रहा है। कभी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़बड़ाया जाता है कि भारत हमला करने वाला है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है। डर लग रहा है कि भारत की आंखों में उतर आए उस बदले से। डर लग रहा है हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी से। डर लग रहा है भारत के एक्शन मूड से। और इसलिए हाफिज सईद को लाहौर की घनी आबादी में छिपा दिया गया है। उसके सिर पर छत नहीं, कमांडो की ढाल है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत अब इंतजार नहीं करता, निशाना साधता है। आलम यह है कि पाकिस्तान के मंत्री आतंकी पन्नू से मदद की गुहार लगाई जा रही है। और पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। उधर अब भारत ने भी साफ कर दिया है, नो टॉक्स विथ टेरर। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के बाद आर्थिक स्ट्राइक का वॉर किया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने हवाई रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ना कोई फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से आ सकेगी, ना कोई पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हो सकेगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारत के एयर स्पेस से बचने के लिए अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेगा, नतीजतन ईंधन की खपत बढ़ेगी। इससे परिचालन लागत में इजाफा होगा, जिससे यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें बढ़ेंगी। ये वही पाकिस्तान है जिसने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करके हर हफ्ते भारत को नुकसान देने की कोशिश की थी। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया, अगर तुम नुकसान दोगे तो भारत तुम्हें अस्तित्व तक तुम्हारा हिला देगा। सुन लो पाकिस्तान, अब तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है। तेरे झूठ अब नंगे हो चुके हैं। तेरी जमीन अब सिर्फ एक नाम से जानी जाती है, आतंकिस्तान। इस बार ना कोई कश्मीर नीति तुझे बचाएगी, ना परमाणु धमकी तुझे छिपाएगी। अब चलेगा तो बस भारत का प्रतिशोध। तो अब तो चलेगा तो सिर्फ भारत का प्रतिशोध। और यही वजह है कि भारत ने जिस तरह से चारों खाने चित्त करने के लिए एक पूरी अब जो रूपरेखा है तैयार कर ली है, पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। और यही वजह है कि कभी पाकिस्तान चीन से कहता है, कभी अमेरिका से कहता है कि बचा लो भाई। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि 20 देश पहले ही भारत का साथ दे चुके हैं कि आतंक की इस लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं। तो फिर बचाएगा कौन? क्योंकि ना तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले ही जो आर्मी चीफ है मौलाना मुनीर, जनरल मुनीर, अब तो उसे मौलाना मुनीर ही कहना चाहिए, वो अंडरग्राउंड हो चुका है, बंकर में छिपा बैठा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कई दिनों से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर कहां गए ये दो चेहरे? और इन सब के बीच में जब पाकिस्तान पूरी तरह से पसीना पसीना है, भारत लगातार एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है पाकिस्तान को पस्त करने के लिए। एक खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी और अहम खबर है ये। पाकिस्तान ने भारत के लिए
अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और इन सब के बीच रक्षा मंत्री ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की है। आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की है। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की और ये कहा जा रहा है पहलगाम हमले को लेकर जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, इस विषय पर अमेरिकी रक्षा मंत्री से भारतीय रक्षा मंत्री की यह महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। और आइए इसी बड़ी खबर के साथ अब चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। सीधे स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त आज के गेस्ट पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार और फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। जय हिंद सर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एयर मार्शल आरसी वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का यानी सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सीधे सीधे जो परिस्थिति बनी है, मैं सुरेश सर आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। जो परिस्थिति बनी है और अभी जो खबर आई कि एक तरफ तो पाकिस्तान की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, भारत क्या करने वाला है जो दिख रहा है उससे तो वो घबराया हुआ है, जो नहीं दिख रहा है, जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान उससे कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ है। इतना घबराया हुआ है कि प्रधानमंत्री का भी अब पता नहीं चल रहा है कि कहां गए हुए हैं। मुनीर वैसे ही अंडरग्राउंड है। और इन सब के बीच अभी जो खबर हम तक आई कि भारतीय रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह जी का अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात करना, ये किस दिशा में ले जाता हुआ सब कुछ दिखाता है? सुरेश सर। देखिए, ऐसा है कि जैसे हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये पहलगाम के हमले के बाद जो पहलगाम में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है दहशतगर्दियों ने जो काम किया, उसके बाद जो हालात चल रहे हैं उससे पाकिस्तान को साफ साफ ये तो पता है, उसका जो कैलकुलेशन ये है कि भारत कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्रवाई से इसका जवाब जरूर लेगा। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा और किस तरह से करेगा, मेरे ख्याल उसके बारे में तो मैं चर्चा करने की स्थिति में हूं नहीं, और ना ही करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, ये डिफेंस डिसीजंस होते हैं। तो जब करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी खुली छूट हमारी जो फौजें हैं उनको है, जैसा करना चाहें, जो करना चाहें उनको छूट है कि वो करेंगे, ये तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आपने कहा कि रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से चर्चा करी, बात करी। जब ये हालात होते हैं और खास तौर पर जब दो मुल्क जो कि इस तरह की स्थिति में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आते हैं क्योंकि जो काम हुआ है और भारत उसके लिए कहीं ना कहीं से जवाब देने के लिए उसको देना पड़ेगा, कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, वरना ये जो वारदातें होती चली जाएंगी। उनको देखते हुए, जबकि खास तौर पर दोनों ही भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं, अनाउंस डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो जो मुल्क है जैसे अमेरिका है, यूके है, यूरोप, उनको साफ साफ तौर पर ये तो होता है कि भाई जो भी चीज हो, जो भी युद्ध हो, जो भी कार्रवाई हो, वो कहीं बढ़कर के एक न्यूक्लियर एक्शन के तौर पर जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसके पार ना चली जाए। उनको ये खतरा हमेशा लगता रहता है। हालांकि हमने ये बोल दिया है कि हम ऐसा करने वाले नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का क्या भरोसा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान से जब पहले जो उनके जो राष्ट्रपति थे, जो सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जब यहाँ पर भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि भाई हम जो है काम में नहीं लेंगे न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन। तो साफ साफ तौर पर वहां पर जो कयामी थे, उनके जो डिफेंस फौज के अध्यक्ष, उन्होंने कि हमने अभी तक न्यूक्लियर फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज की हमने नहीं अपनाई है। साफ साफ जाहिर है कि पाकिस्तान हताश होकर के किसी हालत में आकर के उसको लगता है कि उसकी सॉवरेनिटी खतरे में है या उसकी सिक्योरिटी खतरे में है, हताश होकर के क्या कदम उठा ले, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये देखना है, आप देखिए ना कि चूहा भी जब भागता है, भाग करके कहीं भी पहुंच जाता है वो,
तो हमें उन चीजों से सावधान रहना होगा कि ऐसे मामले में आकर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए जिससे पूरे साउथ एशिया में भारत पाकिस्तान ही नहीं खाली और भी मुल्क हैं उनको भी खतरा पैदा हो जाए। तो इसलिए ठीक है, लेकिन सुरेश सर एक बात तो है ना कि आपने कहा कि बिल्कुल आपने कहा कि पाकिस्तान एक पागल कंट्री है, वो कब क्या कुछ कर दे पता नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान को इतना पता है कि अगर उसका एक कदम, अगर उसने गलती से भी एक कदम उठाया तो दूसरा कदम जो होगा वो नक्शे से पाकिस्तान को पूरी तरह से गायब कर देगा। कम से कम इतना तो उसे समझ में आ रहा है कि वो उसके सामने इस बार दुश्मन भी कौन है। वो अगर भारत को अपना दुश्मन मानता है तो ये आज का भारत है, भारत बदल चुका है बिल्कुल। तो जी सुरेश की परवाह नहीं है, मैं साफ साफ ये कह रहा हूं, अगर कुछ चीज की परवाह होती, एक सोचा समझा दुश्मन होता, बात अलग होती। ये सोचा समझा दुश्मन नहीं है, बस ठीक है, ये सोचा समझा दुश्मन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत इस बार हर परिस्थिति के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का अब समय आ गया है? इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा सीधे गेस्ट पैनल के पास चलते हुए। बंसल सर आपके पास आ रही हूँ। जो बात अभी गोयल से कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए उसका अगला कदम क्या हो, थोड़ा सा सनकी देश है, वो कब क्या कर जाए ये पता नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अपनी हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान का इस बार परमानेंट इलाज करने को सोच चुका है। जिस तरीके से पाकिस्तान में भय का माहौल है, देर रात मीटिंग्स होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और अभी कल देर रात ही असीम मलिक को एनएसए घोषित कर देना, ये क्या बताता है? देखिए, एक तो पहले मैं ये थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ कि पागल देश है, पागल कोई नहीं है, वो सबसे ज्यादा समझदार है। समझदार यहाँ तक जो उनको डर है वो इसलिए है कि आप देखिए जो उनके जर्नल हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया, लंदन भेज दिया और न्यू जर्सी भेज दिया। अगर वो कोई पागल आदमी होता है तो वो सामने आता है, रहता है, तो वो इनके जनरल जो हैं बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। और इसमें आप देखिए जो आप दिखा रहे हैं ये फोटो हाफिज सईद का, तो कितने सारे इनको इतना मरने से डर लगता है कि कितने सारे जो इन्होंने सिक्योरिटी घेरे बनाए हुए हैं। तो ये कोई पागल नहीं है, पागल तो खुले मैदान में आता है। तो ये सब कहने की बात है, ये इनके रिहेटिक हैं, एक डराने वाली बात है। पहले भी कह चुके हैं, इन्होंने तब भी कहा था जब 1999 में जो कारगिल वार हुई थी उस समय भी कहा। और ये हर बात पे, छोटी सी बात पे, एक छोटे जो एक होता है ना बिल्कुल जिसको कोई एक जो सड़क छाप होता है उस तरह से ये बातें करते हैं। इनके मंत्री बोल देते हैं हमारे पास आधा किलो के, पाव किलो के। देखिए, जो कभी भी शुरुआत में न्यूक्लियर वेपन यूज होता है वो होता है टैक्टिकल वेपन। और टैक्टिकल वेपन का मतलब अगर इनके पास में अपने कन्वेंशनल वेपन नहीं है और हमारी आर्मी या हमारी फौजें उनके कंट्री में चली गई हैं, तब ये सोचेंगे टैक्टिकल वेपन यूज कर लो। अगर टैक्टिकल वेपन इन्होंने वहां यूज किया तो इनकी धरती पे ही उसका नुकसान होगा। और अगर इन्होंने कोई टैक्टिकल वेपन को छोड़ा तो हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है कि इनकी धरती पे उसको गिरा देंगे तो उनको नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर जब कोई भी कंट्री एक टैक्टिकल वेपन को यूज कर लेता है तो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बोलते हैं, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हिंदुस्तान की इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। तो वो सब भली भांति ये जानते हैं, इनके जो प्लानर है वो जानते हैं, जो इनके मंत्री हैं उनको कुछ पता नहीं है, वो ऐसी स्टेटमेंट देते। तो ये एक ब्लफ है। जो अभी देखे 3 साल से भी ज्यादा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस ने भी कई बार कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, नहीं किए उन्होंने, और ये भी कोई नहीं करेंगे इस बात का। तो इसलिए बल्कि अभी ये समय आ गया है कि इंटरनेशनल एजेंसी जो यूएन है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इनके सारे वेपन्स को सरेंडर करा करके किसी रेस्पॉन्सिबल कंट्री को दिए जाएं। ये एक मुद्दा उठ भी रहा है। दूसरा, इजराइल का भी अभी एक इंटरेस्ट ये हो गया है कि जो हमास इस एरिया में आया है, तो इजराइल को लगता है कि जो इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, वो टेररिस्ट के हाथ में जा सकते हैं। तो उसको लेकर के वो चाहता है कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। 1980 में भी इजराइल ने ऐसा प्लान बनाया था। तो न्यूक्लियर की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कुछ है। दूसरा, अभी इनके कंट्री में इतना क्योस है, सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो पाकिस्तान की उनकी सेना है, भारत नहीं है। पाकिस्तान की सेना इसलिए है कि 1960 तक इनकी इकोनॉमी और जो जीडीपी थी हमसे डबल थी, और सेना की वजह से ये कम हो गई है। सेना के जनरल जो हैं ऐसे आराम से रहते हैं, वो सब भ्रष्ट हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा जो करा धरा है, अभी ये
जनरल मुनीर का कराधारा इसलिए है कि उनकी कुर्सी खतरे में थी, उनकी फौज जो है वो बगावत है। लेटर लिखा गया था सैनिकों ने और जूनियर ऑफिसर ने कि आप नाकाम जनरल हो, फौज को बदनाम कर रहे हो, फौज को पॉलिटिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, इस्तीफा दे दो नहीं तो हम आपको निकाल देंगे, उतार देंगे, म्यूट नहीं हो जाएगी। उसके डर से ध्यान भटकाने के लिए ये काजे जो है सारा का सारा जो आतंकी हमला कराया है, जिसमें निर्मम क्या की गई है, निर्दोष जो वहां पे थे सब टूरिस्ट, तो ये सब मुनीर का कराधारा है। और अब जो है पूरी जनता मुनीर के पीछे है, उसको कहती है पूरी जनता मुनीर के पीछे है, लेकिन और वो अभी मुनीर आर्मी के का ही घर करीबी को बिल्कुल नहीं, फिर मुनीर के ही करीबी को ये एनएसए बना देना, ये क्या फिर दर्शाता है? ये तो जो है कमजोरी वहां की सिविलियन गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो नवाज ये उनकी कठपुतली है। अभी एनएसए को बना दिया गया तो नवाज ये इसका जो है शहबाज शरीफ का तख्ता पलट की तैयारी है। इसलिए नवाज शरीफ ने जो है अपने ब्रदर को ये किया, एडवाइस किया था कि भारत के साथ लड़ाई नहीं करना। और क्योंकि उसने ये एडवाइस किया तो ये जो मुनीर ने सोचा कि ये तो एडवाइस भी दे रहा है और ये नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सब लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सबसे खुशामद कर रहे हैं, जबकि मुनीर ये चाह रहा होगा कि इस समय लड़ाई करके अफरा तफरी का माहौल करके वो जो है खुद इसका कंट्री का पूरा प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये उसकी सबकी यानी आप कह रहे हैं कि ये अंदर की ही लड़ाई थी और अंदर ही अंदर तख्ता पलट की लड़ाई नहीं है, पूरी परिस्थिति को जन्म दिया। लेकिन वाजपेयी सर आपके पास आ रही हूं कि अब परिस्थिति तो जो बन गई है वो सामने है, ये सामने है कि पाकिस्तान ने इस बार जो किया है, पाकिस्तान की सेना, वहां के स्टेट एक्टर्स यानी वहां के आतंकी आईएसआई ने मिलकर जो किया है वो भारत के खिलाफ एक ऐसा धर्मयुद्ध छेड़ दिया है जिसमें भारत इस बार परमानेंट इलाज करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सवाल यह भी है कि जिस तरह से भारत ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। पहले ही डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है इंडस वाटर ट्रीटी को रोककर, और अब एयर स्पेस का भी बंद कर देना एक बहुत बड़ा ये कमर तोड़ने वाला कदम होगा पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से। वाजपेयी सर, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे जो निरीह निहत्थे नागरिक हैं जिनकी उन्होंने हत्या की है, वो एक बड़ा जघन्य अपराध है, अक्षम्य है और उसका प्रतिशोध बहुत ज़रूरी है। और हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार ने हमारे सेनाओं को पूरी छूट दे रखी है कि आप अपना टारगेट तय कीजिए, आप अपना समय तय कीजिए और जहाँ पर आप चाहें वहाँ स्ट्राइक करें, ये अपने में एक अद्वितीय निर्णय है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं कि आप लड़ो, जैसे कारगिल के वार में आप लिमिटेड वार आप कर सकते हो, उसी पार नहीं करोगे। इस प्रकार अब कोई बंधन नहीं है, पूरी छूट है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से नहीं जीतेंगे। वो देख चुके हैं सन 47, सन 65, सन 71 और 99 में कि किस प्रकार से उन्हें मुंह की खानी पड़ी जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। तो भारत हमेशा पहले कभी भी कोई हमला नहीं करता है, ये उसका एक सिद्धांत रहा है, उसकी एक नीति रही है। परंतु अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो उसका हम प्रतिशोध जरूर करेंगे। उसका निर्णय हमारा निश्चय है पहले से कि हम उसका बदला जरूर लेंगे। किस हद तक लेंगे, लिमिटेड वार होगा, फुल स्केल वार होगा, क्या होगा, ये सारा निर्भर करता है कि किस प्रकार की आगे चीज़ें बढ़ती हैं। मगर इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान के सेना नागरिक दोनों ही जो है बहुत ही घबराए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, बड़े बड़े सैनिक नेता लोग जो हैं, जनरल और एडमिरल वगैरह, एयरफोर्स के भी, उन लोगों की जो पदभार है उनको उन्होंने बाहर भेज दिया है। वो भी तैयार हैं पूरी लड़ाई के लिए। और जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा भी आपने देखा होगा, वो एक महिला जो कर रही थी कि भारत के सैनिक जो हैं पाकिस्तान पर हमला करने में हिचक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनका नानक जी हैं और तमाम मंदिर और मस्जिद हैं, इस प्रकार से वो हमला हमारे ऊपर नहीं करेंगे। इस तरह के प्रोपेगेंडा तो इनकी आज नहीं, बड़ी पुरानी आदत है। और अब की बार भी वही कर रहे हैं, एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना, कोशिश करना कि हाँ हम भी सामने लड़ रहे हैं। और जो ये छद्म युद्ध है, और नाम भी किसका ले रही है, नाम भी ले रही है तो वो खालिस्तानी गुरुपतवंत पन्नू का, और उसे भारतीय सिख लीडर बता रही है। मतलब प्रोपेगेंडा कर भी रही है, और किस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है, क्या बोल रही है, ये भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। वाजपेयी जी, वैसे ये इनकी आदत शुरू से रही है प्रोपेगेंडा करने की, और आज भी कर रहे हैं। परंतु ये भूल गए हैं सच्चाई एक न एक दिन सामने आ जाती है। सच्चाई आज भी आ गई है। अंतोगत्वा ये तय करना है कि हमें कितने
इतनी दूर तक क्या मार करनी है। इतना जरूर है कि उनका जो नर्व सेंटर है उस पर हमें अर्पण करना है, उनको इस तरह से अपंग कर देना है कि दोबारा हिम्मत न करें हमारे ऊपर हमला करने की। बिल्कुल दोबारा हिम्मत ना करें हमला करने की। शाही साहब, अब तीनों जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने एक तरह से बता दिया कि करना क्या चाहिए है और करना क्या चाहिए था, दोनों ही चर्चाएं हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जब एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये तो भाई अब कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि ये नया भारत है। जब मुझे याद है कि 2022 में जब साउथ कश्मीर, जो कि हब माना जाता रहा था टेररिज्म का, वहां से पूरी तरह से आतंक का खात्मा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन वही दक्षिण कश्मीर फिर से अगर एपी सेंटर बन जाता है और इतनी बड़ी घटना सामने आती है, तो नहीं लगता आपको कि कुछ चूक, कुछ चुनौतियां सरकार के सामने है? ठीक है, पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, समाज आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है कि सरकार बड़ा निर्णय लेगी, बड़ा सबक सिखाएगी पाकिस्तान को, लेकिन जो हो गया उस पर तो सवाल उठेगा ना साहब। और अभी भी देखिए कि 10 दिन के लगभग होने वाला है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि पहलगाम के पापी आखिर गए कहां, आकाश निकल गया या धरती खा गई, पता ही नहीं चल पा रहा है। अश्विनी शाही साहब जी, लावणी जी, अपने हिंदुस्तान की धरती पर बाहर का अगर एक पिन भी आकर गिरे तो चुनौती होती है और दर्द भी होता है। तो इस बार तो हमारे 26 लोगों की जान गई है, और वो भी निरपराध, जो बगैर किसी असलहे के अपना वो एंजॉय करने गए थे। तो ऐसे लोगों की उसमें चिंता का विषय है और चुनौती भी है, दोनों है। चुनौती को हिंदुस्तान की मजबूत सरकार ने स्वीकार किया है और हमने बार बार उनको जवाब दिया है। अभी वाजपेयी जी ने कहा हमने युद्ध हराया है, एक 48 वाला भी हमें कबीलाई युद्ध भी हराया था इनको, वो पीछे वाला वाजपेयी साहब ने छोड़ दिया था। तो जब भी हिंदुस्तान से ये भिड़े हैं तब से, और पले हिंदुस्तान के पैसे से हैं, लेकिन बार बार ये गुर्राते हैं हमारे ही ऊपर। आज स्थिति देखिए बहुत ही विकराल हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ये तूफान के पहले वाले सन्नाटे के साथ चल रहे हैं। एक बिहार में उन्होंने बोल दिया, तब से इन लोगों की हालत खराब हो गई है। देश का जनरल गायब है, देश का प्रधानमंत्री गायब है, चिट्ठी जारी होती है कि बवासीर हो गया है और अस्पताल में भर्ती हैं। देश का झंडा पोस्ट से उतर रहा है। कुछ दिन में हमें लग रहा है कि देश भी गायब होने वाला है या भूगोल बदलने वाला है, कुछ तो होने वाला है। सिंध और पंजाब में किस तरीके की लड़ाई हो रही है, यह अंदरूनी मामला है। तख्ता पलट की बात अभी देखिए यहाँ पर किया ही गया हमारे रक्षा विशेषज्ञों द्वारा, और सच्चाई यही है कि वहां हमेशा यही रहा है, डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया तो है नहीं वहां तो हमेशा जनरल का राज रहा है। और अभी भी देखिए हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री जो गायब हैं, मरियम नवाज के उठ रही हैं और भी नेता जो है उठ रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रधानमंत्री बन जाएं, या हो सकता है ये जनरल ही कोई बन जाए। तो हो गई ना पाकिस्तान की बात। मैं तो ये पूछ रही थी कि हमारे देश में कैसे ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन पर अब काम शुरू किया गया, ये कैसे धीरे धीरे पनपते रहे। ये सवाल, ये चुनौती तो सरकार के लिए रही ना। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सबसे पहले उस ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलेंगे, फायर कीजिए जल्दी से। बड़ी खबर है इस वक्त अपने ही लोगों के लिए, पाकिस्तान ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। देखिए पाकिस्तान कितना बदमाश है, सुबह से ही वाघा बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले गए हैं अपने ही लोगों के लिए। अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। भारत ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान के नेशनल्स जल्द से जल्द पाकिस्तान लौटे। पाकिस्तान की तरफ से दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, अपने ही लोगों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो गए हैं। अपने ही लोगों को पराया मान रहा है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान की फितरत। सुबह से ही वाघा बॉर्डर के दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टाफ वहां पर नहीं है। अटारी बॉर्डर पर लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। पाकिस्तानी नेशनल्स वापस जाना चाहते हैं, लेकिन दरवाजा कौन खोलेगा? अपने ही लोगों के लिए पाकिस्तान ने दरवाजा बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान के परमानेंट इलाज के लिए भारत आगे चल पड़ा है। ये कदम रुकने वाले नहीं है जब तक कि पाकिस्तान को पूरा सबक ना सिखा दिया जाए। लेकिन देखिए पाकिस्तान का किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब तो वो अपने लोगों को भी वापस नहीं ले रहा है। जैसा अभी हमने आपको ब्रेकिंग दिखाई भी कि वाघा बॉर्डर पर ही दरवाजे बंद है, अपने लोगों को ही पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच
बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत एक के बाद एक कदम उठा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के लिए पोस्टल सेवा बंद कर सकता है। बहुत बड़ा निर्णय है भारत का। हो सकता है आने वाले समय में पोस्टल सेवा रद्द कर दी जाए। भारत जल्द ही आधिकारिक सूचना कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है एयर स्पेस के बाद डाक सेवा भी बंद की जा सकती है भारत की तरफ से। भारत ने कल ही पाक के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था और आज ये खबर आ रही है कि बहुत जल्द डाक सेवाएं भी बंद कर सकता है भारत। एक के बाद एक पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान को पस्त करने के लिए काफी है। एक के बाद एक कदम ये बता रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना है और इसीलिए भारत बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब डाक सेवा भी बंद की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी इसी के साथ मैं इसी खबर के साथ सुरेश सर आपके पास आ रही हूं। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो एक्शंस लिए जा रहे हैं। पहले डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जो स्ट्राइक की गई कि भाई पाकिस्तान नेशनल्स को वापस भेजना होगा। कल की तारीख खत्म हो चुकी है, डेडलाइन खत्म हो गई थी, फिर भी हमने एक ह्यूमन जेस्चर दिखाते हुए आज जो लोग परेशान थे उनके लिए हमने थोड़ी सीमा बढ़ा दी। लेकिन पाकिस्तान है जो अपने ही लोगों को नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ अभी इस खबर का आना कि बहुत जल्द डाक सेवा को भी रद्द किया जा सकता है। किस तरह से इस एक्शंस को लिए जाए? लावनी जी देखिए, मैं बहुत छोटी चीजें कहूंगा। भारत और पाकिस्तान को अलग हुए 70 साल से ज्यादा हो गया है, 80 साल होने को आ रहे हैं। 80 साल में पाकिस्तान ने हर तरह की दुश्मनी हरकतें करके जता दिया है कि पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है। एक तो बात यह है, तो हम उनसे ये उम्मीद रखें कि कोई भी कदम उठाने से वो उनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। वो एक तरह से हमारे लिए डे ड्रीमिंग होगा, भारी हरकत होगी। दूसरी चीज ये है कि इस सब चक्करों में जो मेन प्लेयर है वो है पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के लिए माफ कीजिएगा कि मैं इस तरह के मेटाफर कभी दिया नहीं करता हूं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को देख करके अगर हमें पाकिस्तान को एक तरह से न्यूट्रलाइज करना है कि वो हमारे ऊपर दोबारा कभी ऐसी हरकत ना कर पाए, तो पाकिस्तानी आर्मी को डिग्रेड करना होगा। पाकिस्तानी आर्मी की जो कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। अभी तक जो भी कदम उठाए गए, इंडस बॉर्डर ट्रीटी हो या वीजा रद्द करना हो, ये सारे कदम एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर है, स्टेट प्रेशर है उनके ऊपर की एक्शन लेना है। लेकिन मैं समझ बूझ करके कह रहा हूं, कोई भी कदम ऐसा कदम नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लिए उनकी कैपेसिटी को कम करने का या उनको मजबूर करने का तरीका बन जाए। उनको मजबूर, एक मेटाफर में दे रहा हूं पागल कुत्ते का। जब एक पागल कुत्ता आ जाता है शहर में या अपने मोहल्ले में आ जाता है तो उसको खुला नहीं छोड़ते हैं, उसको या तो बंद करते हैं या उसको शूट करते हैं ताकि वो किसी का नुकसान नहीं कर पाए। लेकिन अगर खुला रहता है तो कहीं ना कहीं भाग करके लोगों को काटने की कोशिश करता है। वो इसी हालात को मैं नजर में रखकर मैं कह रहा हूं कि अगर हम पाकिस्तानी फौज की जो कैपेसिटी है ये ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान की फौज की अनफॉर्चुनेटली ये दुखद स्थिति है कि उनके हाथ में एक न्यूक्लियर कैपेसिटी भी है और जितना कंट्रोल उनके हाथ में है पाकिस्तान की सरकार के हाथ में नहीं है वो। तो ये पागल कुत्ता अगर काटने दौड़ता है तो उसको बंद करना जरूरी है। उसको बंद करने के लिए हमें जो तरीके इख्तियार करने होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि पाकिस्तान फौज की जो कैपेसिटी है लड़ने की वो कम हो, डिग्रेड हो, कम से कम हो, न्यूट्रलाइज हो। उसको करने के लिए खाली उपाय एक जंग नहीं है, और भी काफी उपाय होते हैं। हमें उपाय करने होंगे ताकि इसके बाद में पाकिस्तान की फौज लड़ने की स्थिति में ना रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही बात मुझे याद है कि अभी 2 दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे। जेके बंसल सर मेरे साथ हैं। मेरा प्रश्न भी यही था, क्योंकि हम आतंकियों को खत्म करने की बात करते हैं तो वो तो मुजाहिदीन है, वो तो मरने मारने के लिए आए ही हैं। हमें सेना को पहले डिग्रेड करना होगा, ये बात गोयल सर भी कह रहे हैं। लेकिन जिन उपायों की बात हो रही है बंसल सर, वो उपाय क्या हो सकते हैं फिर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और गोयल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया है कि जितने भी अभी तक मेजर्स लिए हैं उसका जो कोई चोट या खामियाजा वहां की फौज को नहीं मिली। अभी देखिए फौज के ऊपर में क्या हो सकता है। पैसे की उनके पास तंगी है, उनके पास लड़ने के लिए ठीक से हथियार नहीं है, चाइनीज सारे हथियार हैं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है वो गड़बड़ किया है। उसको मानसिकता को ध्वस्त करने के लिए एक ही तरीका अभी बचा है, वो बचा है मिलिट्री ऑपरेशन।
और मिलिट्री ऑपरेशन जो हमारे अभी प्लान हो रहा है उसमें पिछली बार तो आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। इस बार जो है मिलिट्री के उसकी कमर तोड़ी जाएगी, ISI की कमर तोड़ी जाएगी, उनके जो मिलिट्री ठिकाने उनको चोट पहुंचाई जाएगी, जिससे कि आगे जो है पाकिस्तानी आर्मी कोई ऐसी हिमाकत ना करे इस तरह की घटना घटाने के लिए। और उसका फर्क ये होगा, इसको अगर आप पूरी बात को सोचते हैं तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। इम्प्लीकेशन ये होगा कि अभी तक जो है पाकिस्तान की जनता का खौफ उनके जो वहाँ के रहने वाले निवासी उनके ऊपर भी था, लेकिन जब से इमरान को इन्होंने उसमें डाला है जेल में, तो उस समय इनके यहाँ विद्रोह हुआ और जो प्रदर्शनकारी आर्मी कमांड के जो कोर कमांडर थे उनके घर में घुस के रैंसैक किया, मारा उनको, उनके फ्रिज से भी सामान ले लिया और वो अब उनसे खतरा खत्म हो गया। तो पाकिस्तान की जो सेना में भी काफी जो है एक म्यूटनी की स्थिति में है, वो काफी असंतुष्टि है। तो उनके सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जनरल मुनीर से और जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इनसे बहुत खफा हैं, क्योंकि कुछ जनरल ऑफिसर्स है जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इन्होंने कोई सलाह नहीं दी और जनता भी इनके खिलाफ में है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ की दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान के आर्मी इनको जो BLA है वो इनके अभी 102 सैनिकों को मार दिया जैसे ही वहां से हटी, इधर भारत के बॉर्डर पर आई और 22 को बंदी बना के ले गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में यही चल रहा है TTP, इधर POK में भी इनके अगेंस्ट में। तो ये खंड खंड हो जाएगा। सिंधी जो है वो भी इनके अगेंस्ट में। तो जो एक खौफ बना के रखा था, खौफ बना के रखा था, वो खौफ जो है वो खौफ खत्म हो जाएगा। और ये खौफ जो खत्म करने के लिए भारत जो है वहां की फौज की ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा और इनके जो सारे ठिकाने हैं, जो इनके अभी जहां भी इनके ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर हैं, आतंकियों के हेडक्वार्टर हैं, ISI के हेडक्वार्टर हैं, आर्मी के हेडक्वार्टर हैं, उनके ऊपर एक स्ट्राइक, प्रिसीजन स्ट्राइक उन्हीं ठिकानों को खत्म करके फौज को जो है बर्बाद कर देगा। और इसके अलावा अभी जो फौज का कंसंट्रेशन है वो POK में है। POK भी पे अटैक करके POK को भी अपने पास ले लेंगे, जो वहाँ आतंकी कैंप है वो खत्म हो जाएंगे। यानी फौज पूरी तरह से तैयार है, जिस हमारी सेना तैयार है, उनकी फौज तैयार हो ना हो लेकिन हमारे सैनिक तैयार है। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो एक्शंस आगे लिए जा रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, जल्दी से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जरा फ्लैश कीजिए। बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये आ रही है, खास तौर से कराची और लाहौर। भारत की कार्रवाई से इतना डरा सहमा हुआ है पाकिस्तान की कराची और लाहौर के हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये नो फ्लाइट जोन रहेगा। पाकिस्तान में हड़कंप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है। नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराची और लाहौर के कुछ क्षेत्रों को, खास तौर से ये वो क्षेत्र बताए जा रहे हैं जहां पर हाफिज सईद को इन्होंने सुरक्षा घेरा दे रखा है, जो लगातार हम आपके सामने फ्लैश भी कर रहे हैं। जो 4 लेयर्स 5 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। लाहौर में छिपा बैठा हुआ है वो गीदड़। और इन सब के बीच वाजपेयी जी अब जरा जल्दी से बताइए, देखिए अब तो इन्होंने लाहौर और कराची में कह दिया सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नो फ्लाइंग जोन, एयर स्पेस ही बंद कर दिया। ये किस डर को बताता है? वाजपेयी सर, मेरा सवाल आपसे। ये तो उनकी घबराहट दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। घबराहट जरूरी है। भारत ने जितनी भी कदम उठाए हैं वो बड़ा क्रमबद्ध रहे हैं। शुरू में राजनीतिक कदम उठाया गया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, हर देश से जो बड़े देश रहे उनको साथ उनको चर्चा करना, उनको समझाना कि क्या कारण है, किस प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है और हम क्या करने जा रहे हैं। इस चर्चा के बाद भारत के जितने सैनिक हैं उनको सबको, तीनों सेनाओं को छूट दे देना। गृह मंत्रालय हमारा जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, उनको भी एक तरह की छूट दी हुई है कि तुम अपने हिसाब से सारा कंट्रोल करो। एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है सेनाओं में, भले ही छूट हो, अलग अलग काम नहीं होंगे। अब हमारा CDS है तो हम लोग एक संगठित होकर के एक रूप से काम करेंगे। कितना लिमिटेड वार होगा, संगठित होकर ही काम करेंगे और तभी परमानेंट इलाज होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा शाही साहब, संगठन में ही शक्ति होती है और संगठित होकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल पहले था, हाँ जी पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। बड़ी ध्यान देने वाली वो बहुत आवश्यक ये है कि वो अपने पाप के बोझ से ही इतना दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान, गिलगिस्तान,
और जितने भी जगह हैं, सिंध में देख लीजिए क्या हो रहा है, वो अपने ही में खंडित हो जाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। छोटे छोटे 4 खंड उसके हो जाएंगे तो पाकिस्तान कोई अपनी अस्तित्व ही नहीं रहेगा उसका। ठीक है, बिल्कुल आपने कहा खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान, लेकिन जिस सामंजस्य की बात हो रही है अश्विनी जी, आप क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार सरकार से, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कल्पना से परे सजा होगी, तो क्या हम ये मान लें कि सजा केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों के लिए भी होगी? एनआईए ने जो जांच शुरू की है वो हमारे गद्दारों तक, जो इस देश के गद्दार हैं वहां तक जरूर पहुंचेगी और पूरा हिसाब लिया जाएगा। अश्विनी जी। लावणी जी, देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है और सेना को खुली छूट इसलिए दी गई है। 14 के बाद गोलियों का हिसाब सेना से नहीं लिया जाता है। पहले 11 mm तक की गोलियां चलाने की छूट थी, उधर से गाली सुनो या गोली सुनो, कुछ में करने की बात नहीं थी। अब आप देखिए, जब भी किसी ने फन उठाया है और खासकर पाकिस्तान ने, तो उसका जवाब उसको मिला है। और आज आने वाले समय में चाहे वो अंदर बैठे गद्दार हो या बाहर बैठे दुश्मन हो हमारे, ये दोनों का नेस्तनाबूत बहुत जरूरी है और उसी की पूरी तैयारी चल रही है लावणी जी, जिसका रिजल्ट बहुत, अभी देखिए क्या हुआ है। अभी भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक काम किए हैं और आपने कम से कम 4 ब्रेकिंग सुना दिया इस 40 मिनट के समाचार में, और उसके पहले क्या क्या हो रहा है वहां ये देखिए। तो वो पाकिस्तान अभी भी अपने आर्थिक रूप से दबता चला जा रहा है। समाचार आ रहा है कि न डीजल है न पेट्रोल है, स्थितियां खराब हो रही हैं। अगर कहीं हमारी एयर स्ट्राइक डीजल और पेट्रोल के टैंकों पर हो जाती है वहां, और वहां के अन्य मजबूत जगहों पर, ऊर्जा वाली जगहों पर हो जाती हैं, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो इससे हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा और माननीय मोदी जी पर भरोसा रखना याद दिला दी। मेरे ख्याल से बंसल सर आपको याद होगा, जो शाही साहब कह रहे हैं वही तो हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट पे, जिस तरीके की परिस्थिति बनी थी। और अगर ये परिस्थिति दोबारा बनती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का स्वाहा होना लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय मुझे इतनी ही अनुमति देता है। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चर्चा से केवल काम नहीं चलेगा, अब तो बड़ी तस्वीर की जरूरत है। और वो तस्वीर बहुत जल्द, ये कहा जा रहा है कि हमारे बीच होगी, जब पाकिस्तान का वो परमानेंट इलाज भारत लेकर सामने आ जाएगा जिसकी कल्पना ने भी पाकिस्तान ने नहीं कर रखी होगी। तो ये परमानेंट इलाज क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करने वाला है? क्या बहुत जल्द ही दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? बहुत सारे स्वरूपों में कह रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ पीओके हमारा जो नारे निकल रहे हैं, जो गर्जना है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या दुनिया का नक्शा बदलने वाला है और यही होगा क्या पाकिस्तान का परमानेंट इलाज? इंतजार रहेगा। फिलहाल रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।